अ वेरी वार्म वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 दैट इज ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक एक वर्ड नोट्स में से और बुक में से जो जो चीज़ें मैंने लिखवाई है, अंडरलाइन करवाई है, हाईलाइट करवाई है, वो सब आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। आज का लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द रिविजन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। हम इस लेक्चर में पूरा चैप्टर नंबर 3 दैट इज ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम इन एंड आउट, फ्रॉम हेड टू टो रिवाइज करेंगे पूरा अच्छे से। रिविजन का मज़ा तभी आएगा गाइस जब आपने अच्छे से एक बार पढ़ लिया हो। मैंने आपको हर चीज़ 3-3, 4-4 बार अपने ओरिजिनल जिसमें हमने चैप्टर डिस्कस करा था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। एक बार आपने सेल्फ स्टडी तरीके से कवर कर ली होगी, फिर ही आप ये लेक्चर देखिएगा। प्लीज़ कोशिश करिएगा एक एक वर्ड सुनकर आप अपने ब्रेन में फिक्स कर दे। दिस इज़ जस्ट अ रिविजन लेक्चर, नॉट द मेन कंटेंट लेक्चर। हम पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपको इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप अपनी बुक, जो बुक सेट है और जो अपने नोट्स है जहाँ पर आपने सब चीज़ें लिखी है, वो फटाफट लेकर बैठ जाओ ताकि आप मेरे साथ अच्छे से एक फास्ट ट्रैक रिविजन कर सको। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन पार्ट। तो हमने चैप्टर शुरू कर दिया था और चैप्टर शुरू किया था ऑडिट रिपोर्ट पर, और इस चैप्टर में हमने लगभग 4 एसेज कंप्लीट किए हैं। कितने एसेज? 4 एसेज। कौन कौन से मैम? तो एसेज 700, 705, 701 और 706। 700 द फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड द अनमोडिफाइड ओपिनियन। 705 दैट इज मोडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स, qualified and disclaimer of opinion. 701 the key audit matters, जिसकी वजह से ऑडिटर ओपिनियन पर पहुंचा है, एंड 706 that is emphasis of matter and other matter paragraph। ये चारों एसेज मैं आपको अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। चैप्टर नंबर 3 हमने ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर शुरू कर दिया था। फिर एसे 700 से हमने शुरुआत करी थी। एसे 700 में मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें कवर्ड है, और कौन सी 2 चीज़ें कवर्ड है? फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो भी ऑडिटर ओपिनियन पे पहुंचे, किसी भी ओपिनियन पे ऑडिटर पहुंचता है, जो फॉर्मेट रहेगा ऑडिट रिपोर्ट का वो किस एसे के मुताबिक रहेगा, किस एसे के अकॉर्डेंस रहेगा? एसे 700। और अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एफआरएफ, सब कुछ जेएस और लॉ के हिसाब से बना है, तो वो ऐसे 700 के अंदर ही अनमोडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। और यही है आपका एसे 700। इस एसे का स्कोप क्या है? इट कवर्स द फॉलोइंग थिंग्स। पहला पॉइंट, फॉर्मेट और कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, एंड सेकंड द अनमोडिफाइड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि मोडिफाइड ओपिनियन 705 में कवर्ड है, ईओएम ओएम 706 में कवर्ड है, और की ऑडिट मैटर 701 में कवर्ड है। इस एसे को जब हम तभी यूज करते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ, मतलब ही इज सैटिस्फाइड दैट द बुक्स आर एज पर एएस, एज पर लॉ, हैव टू गिव ओनली अनमोडिफाइड ओपिनियन, देन ही रेफर्स टू एसे 700। द फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन ऑल केसेस आर गवर्न्ड एज पर एसे 700, राइट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसे? द ऑब्जेक्टिव से इज द ओपिनियन। ओपिनियन लिखो, इसके अंदर एक क्लियर रिटन एक्सप्रेशन, कौन सा शब्द कहाँ पर कैसे यूज करना है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बातें कैसे कैसे फॉर्मेट में, किस सीक्वेंस में, किस तरीके से आएगी, सारी बातें ऐसे 700 में लिखी हुई है। देन ऑडिटर विल फ्रेम एन ओपिनियन। तो इधर मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन? किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर अपना ओपिनियन कंक्लूड करेगा? तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन, auditor shall form an opinion कि financial statements are as per true and fair view, are as per financial reporting framework or not। उसको लगता है कि हाँ as per financial reporting framework है, तो yes he will express a unmodified opinion। उसको लगता है financial statements law और ES के according नहीं है, तो वो adverse opinion देगा। थोड़े थोड़े हैं, थोड़ी सी गलतियां हैं, तो वो qualified opinion देगा। and he is unable to gather evidences, he is unable to prove, then he will give a disclaimer of opinion। Of course opinion देने के लिए he will obtain a reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatement। जिन financial statements की मैं ऑडिट कर रही हूँ, क्या उनमें गलतियाँ तो नहीं है? अगर गलतियाँ हैं तो ओपिनियन कैसा देना है? वो डिपेंड करता है गलतियां कैसी है। गलतियां मटेरियल है, परवेजिव भी है, एडवर्स। गलतियां मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड। गलतियां ना मटेरियल है ना परवेजिव है, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हो।
और भी कुछ कुछ बेसिस थे जिसके प्रॉपर फ्लो चार्ट्स आप देख ही रहे होंगे, नोट्स के फॉर्मेट में मैंने बनाए थे और एक प्रॉपर आंसर की तरीके से आपको नोट्स में भी राइट डाउन करवाया था मैंने। तो व्हाट ही शैल कंसिडर पॉइंट नंबर 1 ऑडिट एविडेंसेस, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वो अपना ओपिनियन देगा। मटीरियलिटी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ऐसी कोई गलती जो ऑडिटर ने पकड़ी हो, मैनेजमेंट TCWG को इन्फॉर्म करी लेकिन फिर भी उन्होंने सही नहीं करी, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स की मटीरियलिटी चेक करेगा। क्या वो गलतियां जो ऑडिटर के रिपोर्ट करने के बावजूद भी मैनेजमेंट ने सही नहीं करी, क्या वो मटीरियल है? अगर है तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, अगर वो मटीरियल नहीं है तो वो अनमोडिफाइड में भी सेटिस्फाई हो सकता है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल इवेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल मैटर्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सब कुछ एडिक्वेट डिस्क्लोज्ड है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्लोजर नहीं करते हो तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट, क्या बुक्स बनाने में जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज काम में आई हैं, क्या वो AS के अकॉर्डिंग, क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग यूज करी है या नहीं करी है? इफ देयर इज कंसिस्टेंसी देन इट्स गुड, अदरवाइज बैड, राइट? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैनेजमेंट ने बुक्स बनाने में जो भी एस्टिमेट्स, जो भी जजमेंट्स लिए, वैसे तो ऑडिटर एट अ पॉइंट साइलेंट रहता है क्योंकि हर पर्सन का अपना अलग जजमेंट और एस्टिमेट है, लेकिन अगर उसको लगता है यार ये एस्टिमेट या ये जजमेंट बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बिल्कुल भी प्रूडेंट नहीं है, तो इन दैट केस ही कैन मॉडिफाई द ओपिनियन। सिमिलरली जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उसने ऑडिट करी है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीजनेबल, रिलायबल नहीं लगते हैं तो वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकता है। जो भी टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स यूज़ किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अप्रोप्रिएट यूज़ करे हैं, अच्छे एकदम लेजिबल अंडरस्टैंडेबल शब्द, सही शब्द काम लिए हैं, तो ऑडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर यूज़र को समझ आ रहे हैं सारे शब्द। लेकिन थोड़े से भी केओस और मिसलीडिंग शब्द या टेक्निकल jargons है जो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देन ही कैन मॉडिफाई द ओपिनियन। Then he will also check whether the financial statements are prepared as per FRF. FRF के 2 पार्ट्स होते हैं। Financial reporting framework can be divided into 2 parts. Financial reporting framework मतलब AS और लॉ के हिसाब से बुक्स है या नहीं है, तो इसके 2 कंपोनेंट्स क्या हुए, AS और लॉ। AS मतलब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से है या नहीं है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से, लॉ के हिसाब से है या नहीं है, उसके हिसाब से वो ऑडिटर ऑडिट करेगा, अपना ओपिनियन फ्रेम करेगा, इन सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को चेक करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन, तो ये आपका आंसर था जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि ना एंटिटी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग जजमेंट्स यूज कर रहा है, यस इट ऑल्सो फॉर्म बेसिस ऑफ द ऑडिट ओपिनियन। कहीं ना कहीं सारी बातें जाकर इम्पैक्ट करती है ऑडिट ओपिनियन में। सब चीज़ों को कंसिडर कर सोच समझ कर, इवैल्यूएट कर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अलर्टनेस को ध्यान में रखकर ही विल फ्रेम द ओपिनियन। ओके, नाउ वो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। बता चुकी हूँ ओपिनियन 2 तरह के होते हैं, अनमोडिफाइड, अनक्वालिफाइड, जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको FRF के अकॉर्डिंग लगते हैं, और मोडिफाइड ओपिनियन जहाँ पर उसको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एज पर FRF, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वी आर अनेबल टू गैदर ऑडिट एविडेंसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ही नहीं, तो इन दैट केस ही विल एक्सप्रेस अ मोडिफाइड ओपिनियन, राइट। फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैंने पूरा फॉर्मेट, एक एक शब्द आपके नोट्स में ड्रॉ किया था। मैंने इनफैक्ट आपके साथ सारी चीज़ें ड्रॉ भी करी थी। पूरा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट हमारे नोट्स में है, जो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मैंने यही बनाया था। लेकिन इन एनी केस ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने कैसे ड्रॉ किया था। सबसे पहले टाइटल, ओके आई एम अनएबल टू लोकेट, आई जस्ट फाइंड इट इन अ मिनट, गिव मी अ मिनट। यस, ये इधर छुपा था, इसको देखते हैं। ये देखिए ऑडिट रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट मैंने भी आपके साथ साथ बनाया था स्क्रीन पर, और आपको मैंने रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज़ मेरे साथ साथ कॉपी करो। यही चीज़ नोट्स में भी लिखी है अपने बुक में, और आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएगी। ऐसे 700 की शुरुआत करी थी। टाइटल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन यू हैव एड्रेस टू किसके लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है, दैट इज द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देन यू हैव इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मतलब एंटिटीज़ के एनवायरमेंट, बिजनेस ब्रांचेस के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंट्रो के बारे में लिखेंगे। फिर हमने डाला था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। ऑडिटर साफ साफ लिख देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि किन किन बातों के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर नहीं।
बुक्स बनाना मैनेजमेंट का काम है, बुक्स को एफआरएफ के हिसाब से प्रेजेंट करना मैनेजमेंट का काम है, इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन करना मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर को जब जो इन्फॉर्मेशन ओरल, रिटन, विजुअल फॉर्म में चाहिए, किसी भी प्रेमाइस में, किसी भी आवर में चाहिए, ऑडिटर को मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम है। हाँ, ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखेगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करने की है। ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक्सप्रेस करूंगी, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगी। और ओपिनियन एक्सप्रेस करने में जितने भी लॉज है, जितने भी एसेज है, प्रोफेशनल एथिक्स है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल डिलीजेंस है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, सब काम में लूंगी, उसके हिसाब से ही ऑडिट करूंगी। प्रोफेशनल ड्यू डिलीजेंस जजमेंट के हिसाब से ऑडिट करूंगी। ऑडिट करते करते सबूत इकट्ठे करूंगी ऑन एवरी एस्पेक्ट, ऑन एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एवरी फाइनेंशियल इवेंट, एवरी फाइनेंशियल अमाउंट, डिस्क्लोजर, एस्टिमेट, सब चीज़ों के ऊपर सबूत इकट्ठे कर कर ही मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगी। इंटरनल कंट्रोल्स की को चेक करूंगी, लेकिन हमारा ओपिनियन इंटरनल कंट्रोल्स पर नहीं है। हमने इंटरनल कंट्रोल्स को सिर्फ इसलिए चेक किया है क्योंकि वी हैव टू फ्रेम द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ आवर सब्सटैंटिव प्रोसीजर। और मैं आपको कंप्लायंस और सब्सटैंटिव प्रोसीजर के बारे में बहुत डीपली एक एक शब्द समझा चुकी हूँ। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी ऑडिट टर्मिनोलॉजीज को लिंक करते हुए, हमारे लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में आपने देखी ही होगी और समझी ही होगी। फिर हमारा सबसे काम का पैराग्राफ, दैट इज ओपिनियन पैराग्राफ। हमारा जो भी ओपिनियन है दिल खोल के लिख दो। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो हम 705 में पढ़ते हैं कि एक और पैराग्राफ ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा, जिसमें हम रीजंस लिखते हैं कि क्यों ऑडिटर ने कंपनी पर बुराई करी है। देन यू हैव योर गोइंग कंसर्न पैरा, देन यू हैव की ऑडिट मैटर पैरा। गोइंग कंसर्न पैराग्राफ क्या होता है कि हाँ, एंटिटी चल रही है या नहीं, एंटिटी बंद होने वाली है, ये भी ऑडिट रिपोर्ट में सेपरेट डिस्क्लोजर होगा इस बात का। कितनी बड़ी बात है, मतलब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर लिखेगा ही ना कि पर्सन जिंदा है या मरने, व्हाटएवर, मतलब जिंदगी है या नहीं है, ये तो डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑडिटर भी रिपोर्ट करेगा। देन यू हैव की ऑडिट मैटर पैरा, दैट इज ऐसे 701 में डिस्क्लोजर हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ों को। एम्फेसिस ऑफ मैटर इन अदर मैटर पैराग्राफ, जब रिवाइज करेंगे तब साथ में ही कर लेंगे। देन यू हैव अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बात अगर हमको डिस्क्लोज करनी है, जैसे कंपनी एक्ट ने बोला था कि आप प्रिंसिपल असर्शन, स्पेसिफिक इंक्वायरीज के बारे में डिस्क्लोज करो, तो वो इस पैराग्राफ में, कारों के ऊपर रिपोर्ट करो तो हम इस पैराग्राफ में रिपोर्ट करते हैं। तो ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। देन यू हैव योर डेट, देन यू हैव योर प्लेस। डेट में ऑडिटर्स रिपोर्ट बोर्ड्स रिपोर्ट से पहले बनती है, प्लेस में हम सिर्फ सिटी का नाम डालेंगे और साइन, जो भी पार्टनर, जो भी पर्सन ऑडिट कर रहा है। ऑडिट पार्टनरशिप फर्म में हो रही है तो जो एलिजिबल पार्टनर है वो साइन और मेंबरशिप नंबर, एनरोल पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाला जाएगा। अगर मतलब ऑडिटर इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिट कर रहा है तो ऑडिटर का इंडिविजुअल नेम, सील एंड साइन लगाया जाएगा। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन यू हैव ओपिनियन पैराग्राफ, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर पैरा, ईओएम, ओएम पैरा, ओआरआर, डेट, प्लेस एंड साइन। फिर मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अगर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ प्रेस्क्राइब कर रहा है और ऐसे प्रेस्क्राइब दोनों कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप किसको फॉलो करोगे? सर्वप्रथम लॉ वर्सेस एसे, ऑलवेज लॉ विंस देन एसे। सिमिलरली एसेज वर्सेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अगर आईएसए भी लागू होते तो पहले हमारा लॉ एसे वाला, लॉ ऑफ लैंड, फिर आईएसए। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ऐसे भी लग रहा है, आईएसए भी लग रहा है, तो पहले क्या फॉलो करोगे आप? हमेशा ऐसे। अगर ऐसे किसी बात पे शांत है, चुप है, तो उन मैटर्स के लिए हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेंगे। फिर एक चीज हमने डिस्कस करी थी, जब हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कोई सप्लीमेंट्री, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अटैच्ड है और ऑडिटर ने वो अभी तक ऑडिट नहीं करी और उसने देखा कि मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के साथ उस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को भी जोड़ रहा है, तो ऑडिटर इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन इज बीन अटैच्ड टू आवर ऑडिटर्स रिपोर्ट, दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट हैज टू बी रिव्यूड बाय ऑडिटर। तो सबसे पहले ऑडिटर हाथ जोड़ के विनती करेगा मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट वो जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है ना, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच कर रहे हो, मेरी ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ अटैच कर रहे हो, वो मैंने ऑडिट नहीं करी है, मुझे ऑडिट करने दो, मुझे चेक करने दो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट कहता है ले लो सा, चेक करो। अगर मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होना चाहिए
तो मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जोड़ो यार, ऑडिट करने दो। अगर मैनेजमेंट ऑडिट करने देता है ओके, पर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होने के बावजूद भी हमको ऑडिट नहीं करने दे रहा है, तो इन दैट केस मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्लियर कट लिख दूंगी कि ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जोड़ी है ना, ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन मैंने ऑडिट नहीं करी है। और यही लिखा है व्हेन द सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अटैच्ड होती है, ये ऐसा फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को बनवाया था, तो चेक करो whether supplementary information is the part of the financial statements. If yes, then auditor will request the management to let him audit the same thing. If management agrees, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैनेजमेंट बोलता है नहीं नहीं हम आपको ऑडिट नहीं करने देंगे, तो इन दैट केस वी विल टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन, राइट। देन फिर इसके आगे हमने पढ़ा था एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, उसमें सारे प्रकार की खूबियाँ होनी चाहिए, जैसे सिंसियर होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, शुड बी अंडरस्टैंडेबल, शुड बी लेजिबल, शुड बी एक्यूरेट, शुड नॉट हैव टेक्निकल जार्गन्स नहीं होने चाहिए, कंटेंट्स एसेज और लॉ के हिसाब से होने चाहिए, यूनिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, शुड बी कोहेरेंट। तो ये सारी चीज़ों के साथ ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएगी। अगर कोई भी ऐसी बात ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हो जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स या डिस्क्लेमर देते हो, तो उसके साथ रीजंस भी जोड़े जाएंगे। फिर ये समरी थी जो मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। ओपिनियन दो तरह के होते हैं, अनमोडिफाइड, मोडिफाइड। मोडिफाइड में भी एडवर्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर। Then after this we had started with our essay 705. 705 says modifications in the auditor's opinion. जब भी ऑडिटर ऑडिट करते करते ऐसा ऑडिटर को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं हैं, मैं जो सोच के ऑडिटर जब भी ऑडिट करने के लिए आता है, मैंने आपको सिखाया था कि वो हमेशा एक फेयर माइंड से आता है, एक हमेशा इंडिपेंडेंट अप्रोच के साथ आता है कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। वो जो सोच के आता है और ऑडिट परफॉर्म करता है और वाकई में उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर परफेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर लॉ, एज पर एएस, देन व्हाट विल हैपन, देन ही विल एक्सप्रेस अ अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एज पर, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एज पर एफआरएफ, तो वो अपना ओपिनियन शिफ्ट करता है। और इसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करवाया था कि वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट, अगर ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, तो वो चेक करेगा क्या वो गलतियां मटीरियल है। याद आ रहा है, अगर गलतियां मटीरियल नहीं है तब तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, और अगर गलतियां मटीरियल है तो क्या गलतियां मटीरियल के साथ साथ परवेजिव भी है। अगर गलतियां मटीरियल है, परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर गलतियां मटीरियल है, परवेजिव भी है, तो एडवर्स ओपिनियन। और जहां पर वो कुछ साबित ही नहीं कर पा रहा, बिकॉज ही इज अनेबल टू गैदर ऑडिट एविडेंसेस, बिकॉज ही इज अनेबल टू परफॉर्म ऑडिट, देन ही विल फ्रेम अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यही सेम चीज यहाँ पर भी लिखी है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे, जहाँ पर ऑडिटर को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एज पर एफआरएफ। टाइप्स ऑफ ओपिनियन, इसमें 3 चीजें कवर्ड है, कौन कौन सी, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फिर ऑडिटर को कब क्वालिफाइड देना है, कब एडवर्स देना है, कब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, इसके बारे में भी अभी जस्ट डिस्कशन किया है। गलती है, मटीरियल भी है, अगर देखो गलती है पर मटीरियल नहीं है, गलतियां हुई हैं लेकिन इतनी छोटी छोटी है कि यार ओपिनियन अनमोडिफाइड से मोडिफाइड पे भी जाने की जरूरत है, तब तो ओके। पर गलती है, मटीरियल है, परवेजिव भी है, एडवर्स। गलती है, मटीरियल है, परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड। वी डोंट नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे लेकिन जल गए या फट गए, ऑडिटर ऑडिट नहीं कर पाया, तो इन दैट केस वी आर अनेबल टू गैदर ऑडिट एविडेंसेस। यहाँ पर थोड़े बहुत अगर आधे अधूरे मिलते हैं तो क्वालिफाइड दे दो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिलता है आपको तो यू कैन गिव अ स्ट्रेट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब पता नहीं ओपिनियन, आई डोंट नो, मैंने ऑडिट नहीं करी है। ऐसा नहीं मैं ऑडिट नहीं कर पाई इसलिए कंपनी बेकारी होगी, ऐसा नहीं। अगर हम ऑडिट नहीं कर पाए तो हम लिखेंगे कि हम ऑडिट नहीं कर पाए, वी वर अनेबल टू परफॉर्म ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट प्रोसीजर्स, वी वर अनेबल टू गैदर ऑडिट एविडेंसेस एंड हेंस we are giving a disclaimer of opinion, right? आगे इस ऐसे में चले थे हम, तब हमने सीखा था कि वैसे तो ऑडिटर हमेशा अपने शर्तों के साथ ऑडिट एक्सेप्ट करता है कि अगर आप मेरी शर्तें मानते हो कि बुक्स आप बनाओगे, मुझे कोई भी काम करने से रोकोगे नहीं, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, अगर ऑडिटर की सारी शर्तें मंजूर होती है तो ही वो ऑडिट एक्सेप्ट करता है। लेकिन मैनेजमेंट ने ऑडिटर की सारी शर्तें मंजूर भी कर ली और ऑडिटर ऑडिट करने के लिए पहुंच गया
ऑडिट करते दौरान मैनेजमेंट ने सर पर शर्तें डाल दी. मैनेजमेंट इम्पोज्ड स्कोप लिमिटेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑडिट. ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद ऑडिटर एक्सेप्ट मतलब ऑडिटर के ऊपर मैनेजमेंट ने शर्तें लगा दी. तो वो क्या करेगा? शर्तें कैसी मैम? उस ब्रांच में आप नहीं जा सकते, वो गोडाउन आप चेक नहीं कर सकते, उन पर्सनल से आप बात नहीं कर सकते. मैंने कहा ये क्या है यार? आई हैव राइट टू एक्सेस ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल प्रोमाइसेस, ऑल पर्सनल. सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को हाथ जोड़ के विनती करूंगी, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो शर्तें वर्तें हैं प्लीज़ सब रिमूव करो. मैनेजमेंट मान गया, ओके. मैनेजमेंट नहीं माना तो TCWG को भी शिकायत करूंगी. देख लो, मैनेजमेंट को समझा लो, दे आर नॉट लेटिंग मी टू डू द ऑडिट वर्क. फिर भी हेल्पलेस है TCWG भी मिले हुए हैं. तो इन दैट केस ऑडिटर चेक करेगा क्या मैनेजमेंट ने रोका है, तो इसी चीज़ को चेक करने का कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर है या नहीं, कोई दूसरा तीसरा रास्ता है कि मैं ऑडिट परफॉर्म कर पाऊँ. अगर कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर है तो वो परफॉर्म कर लेगा, और अगर नहीं है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इसका इम्पैक्ट देखेगा. अगर इम्पैक्ट मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा. बट इम्पैक्ट मटेरियल भी है और परवेजिव भी है, तो वो सोचेगा मैं यार छोड़ के जा रहा हूँ इस ऑडिट फर्म, मतलब इस फर्म को मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, इस एंटिटी को. अगर वो रिज़ाइन कर सकता है तो ही शुड रिज़ाइन, अदरवाइज ही विल गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, और TCWG को पूरी बात बता देगा. So this is what, after accepting audit, if the management impose scope limitation, इफेक्ट देखेगा, alternate procedures कैरी करेगा और फिर लास्ट में कंक्लूड करेगा. ये पूरा फ्लो चार्ट भी आपके नोट्स में मैंने आपके साथ अलग तरीके से बनाया था और बुक से भी हमने रीड करा था. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे 705 की, उससे ऐसे 705 कंप्लीट भी हो जाएगा कि जब 705 ऑडिटर मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो ऑडिट रिपोर्ट कैसी बनेगी. तो गाइस ऑडिट रिपोर्ट तो हमेशा ऐसे 700 के हिसाब से ही बनेगी. बस अगर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो बाकी सारी चीज़ों के अलावा एक और पैराग्राफ ऐड हो जाएगा, और उस पैराग्राफ को बोलते हैं बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा. क्यों ऑडिटर ने ओपिनियन को मॉडिफाई किया, क्यों ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशंस, एडवर्स कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, ये सारी बातों के लिए एक पैराग्राफ ऐड हो जाएगा, बेसिस पैरा. उसमें हम रीजंस लिखेंगे, कोशिश करेंगे हर रीज़न को क्वांटिफाई करें, नंबर्स में, अमाउंट में लिखें. क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो तो इस फैक्ट को रेफर करोगे. फिर हम शुरू करेंगे हमारी ओपिनियन पैराग्राफ को, और ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? ओपिनियन पैराग्राफ में लिखेंगे कि अगर सपोज मेरा ओपिनियन है एडवर्स, तो मैं क्या लिखूंगी? बिकॉज ऑफ द, ऊपर लिखे गए पॉइंट्स, बेसिस पैराग्राफ में लिखे हुए पॉइंट्स, तो वर्ड यूज होगा बिकॉज ऑफ द अबव मैटर points, reasons auditor is giving. मतलब auditor is saying that financial statements are not as per FRF. In auditor's opinion, the financial statements are not giving true and fair view. Hence, it's an adverse opinion. Similarly, qualified के बारे में हम क्या लिखेंगे? Qualified में हम लिखेंगे कि मतलब qualified क्या होता है? थोड़ी बहुत गलतियां हैं, बिकॉज शब्द नहीं आएगा यहाँ पे. ऊपर लिखी गई गलतियां अगर सही हो जाए ना मैम, मज़ा आ जाए. इट्स अ गुड कंपनी. तो ऊपर लिखी गई गलतियों के अलावा एवरीथिंग इज गुड एक्सेप्ट ऑफ द अबव मेंशन मिसस्टेटमेंट्स. इन ऑडिटर्स ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर फेयर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, लॉ, yes, whatever the thing is, are given true and fair view. And जब वर्डिंग्स ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करूँ तो ऊपर लिखे गए पॉइंट्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द मैटर्स मेंशन्ड इन द बेसिस पैराग्राफ, ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑडिट, ऑडिटर वाज अनेबल टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, हेंस ही कुड नॉट फ्रेम एनी ओपिनियन एंड हेंस अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ये जब भी ऑडिटर ओपिनियन पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन डालेगा, जब भी ऑडिट रिपोर्ट में बेसिस पैराग्राफ आएगा, तो लिखा जाएगा कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफाइड और एडवर्स की केस में लिखा जाएगा सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ही ऑडिटर ने बुराई करी है. और डिस्क्लेमर में क्या लिखेंगे? सबूत मिले ही नहीं तभी तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है. वी वर अनेबल टू परफॉर्म ऑडिट, और यही लिखा है डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में. जो भी आप करो इस ऐसे में आपको TCWG को इन्फॉर्म करना है. इन्फॉर्म करना है, पूछना नहीं है कि लिख दे क्या. नो, वी आर इन्फॉर्मिंग देम कि आप तो गलतियां सही नहीं कर रहे हो, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहे हैं. So we have to inform to TCWG. Then you have your next essay, that is your essay 706. 706 deals with those matters which do not affect audit opinion. ये वो बातें हैं जो audit opinion को तो affect नहीं करती है, but मैंडेटरी डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट. ऑडिट रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र जरूर होगा,
ये ऐसे कहता है। लिखेगा ऑडिटर, क्लैरिफिकेशन देगा कि मेरा ओपिनियन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बट मुझे लगता है कि ये इतना फंडामेंटल है, इतना बेसिक है बताना कि मैं इसको मतलब आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू मेंशन दीज फैक्ट्स। तो सबसे पहले आ जाता है आपका EOM। EOM कौन सी बातें होती है? EOM लाइक करंट ईयर की बात नहीं है, ये अगले साल की कोई ऐसी बात है जिसका इफेक्ट अभी करंट ईयर में तो नहीं आया है, लेकिन करंट ईयर की जो चीज़ें आपको बैलेंस शीट दिख रही है ये एकदम ऑपोजिट हो गई है इस ईयर में, क्योंकि कोई ऐसा हादसा कंपनी ने सहा है। हालांकि अगला ऑडिटर आएगा, वो रिपोर्ट करेगा, बट हमको ऐसा लगता है वो जब तक रिपोर्ट करेगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो एनी मैटर विच इज बीन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है, वो जो बिल्डिंग दिख रही है आपको 10 करोड़ की बैलेंस शीट में, वो डिस्ट्रॉय हो गई या वो बिक गई या कंपनी डीमर्ज हो गई या कंपनी के ऊपर कोई भयंकर केस लॉ लग गया, तो इन दैट केस वो ऑडिटर को लग रहा है कि करंट ईयर में तो नहीं हुआ है, करंट ईयर में तो सब कुछ अच्छा ही चला, लेकिन आने वाले साल में गड़बड़ हो गया, तो ऑडिटर उन बातों पर रिपोर्टिंग कर रहा है। हो चुका है गाइस। हाँ, किसी कोई स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा कि मैम पेंडिंग लिटिगेशन हुआ नहीं है, होने वाला है, कंपनी डीमर्ज हुई नहीं है, होने वाली है, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दी तब तक डीमर्ज नहीं हुआ, तो वो ऐसी कोई बात लिखेगा नहीं। जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स। जो चीज़ हो चुकी है, हम आंखों से देख रहे हैं हो रही है, लेकिन क्योंकि हम ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डाल सकते, ओपिनियन पैराग्राफ में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो करंट ईयर की नहीं है, तो उन बातों के लिए हम EOM पैराग्राफ यूज़ करते हैं और उस पर क्लियरली लिखते हैं। ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे ये मैटर होगा, उसका नाम होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, और हम क्लियरली लिखते हैं कि इस पैराग्राफ में जो भी बातें हैं उन बातों से हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुआ है, राइट। अदर मैटर पैराग्राफ, ये करंट ईयर की ही बातें हैं, बट कुछ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऐसी बातें जो ऑडिटर को लगता है कि यार बता देनी चाहिए, ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे किसी होनहार डायरेक्टर ने रिजाइन किया, किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत हुआ या सही हुआ, तो किसी अच्छे एम्प्लॉय ने ज्वाइन कर लिया, मैम गुड न्यूज़ भी आ सकती है क्या EOM में? हाँ, अच्छी बातें भी आ सकती है, बुरी बातें भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बात आप EOM OM में लिखो, आप डेफिनेटली TCWG को बताओगे कि मैं ये बात लिख रही हूँ, व्हाटएवर द ऑडिटर विल इन्फॉर्म, कम्युनिकेट करेगा और फिर EOM OM में ऐड करेगा। एंड द आखिरी एसे ऑफ द चैप्टर, दैट इज एसे 701, एंड व्हाट डिड 701 सेड, द की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, दीज आर द मैटर्स विच आर सच इम्पोर्टेंस, विच आर ऑफ सच सिग्निफिकेंस दैट ऑडिटर हैज टू डिस्क्लोज इन द ऑडिट रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि इन्हीं बातों की वजह से मेरा या जी ओपिनियन है, दीज आर द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन माई ओपिनियन। हर बात को इंडिविजुअली प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करेगा। तो लिखा है यही, तो ऑडिट रिपोर्ट को मोर एक्सप्रेसिव, मोर कम्युनिकेटिव बनाने के लिए वो डेफिनेटली लिखेगा। ओके, एक्सेप्शंस ऐसा ना लोग मतलब स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क मी कि मैम क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हैं, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं, तो हम क्यों ये ओपिनियन दे रहे हैं? वो बेसिस पैराग्राफ में आ गया ना, फिर वापस वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डालेंगे क्या? हाँ, यस डालेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है? एक ही बात को अगर दो जगह लिखना है तो देयर इज नो इश्यू। ऐसे कहता है आप 706 में डिस्क्लोज करो, 705 में डिस्क्लोज करो, 700 में डिस्क्लोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बात 701 में आनी चाहिए वो आएगी। तो ऐसी कोई बात जो 705 के बेसिस पैराग्राफ में आ रही है, तो क्या वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आएगी? हाँ आएगी। तो देखिए, अगर ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देता है तो हमने बोला था रीजंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तारीफ करने का कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन वो लिख सकता है कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ में कि वो कौन सी बात थी जिससे कंपनी हमको इतनी अच्छी लगी, कंपनी ने कहाँ कहाँ कौन कौन सी लॉज को अच्छे से अबाइड, कंप्लाई, फॉलो किया है। सिमिलरली ऐसी कोई भी बात जो ऑडिटर लिखना चाहता है जिसकी वजह से आज वो इस ओपिनियन पे पहुंचा है, तो वो बात 701 में लिख सकता है। 705 में आप ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हो गाइस, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात मैम ऑडिट रिपोर्ट में 2 जगह आ रही है, 3 जगह आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गोइंग कंसर्न, कंपनी का गोइंग कंसर्न जाने वाला है, इसलिए ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन दे दिया, तो एडवर्स ओपिनियन दिया तो बेसिस पैराग्राफ भी ऐड हुआ, तो बेसिस पैराग्राफ में आ गया कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी पर कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में सेपरेटली डिस्क्लोज किया, अब की ऑडिट मैटर में भी करे क्या? हाँ, करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। की मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है ये,
अच्छा मैम, की ऑडिट मैटर में कोई सेपरेट ओपिनियन दे दे किसी बात के लिए कि वैसे तो कंपनी हमको बहुत अच्छी लग रही है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन एक चीज़ में कंपनी खराब लगी। नो, दिस इज़ नॉट अ पैराग्राफ जिसमें आप किसी इंडिविजुअल मैटर पर ओपिनियन दो। एक ऑडिट रिपोर्ट में एक ही ओपिनियन होगा जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होगा। आप आधे अधूरे ओपिनियंस फ्रेम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जनवरी से जुलाई तक तो कंपनी बहुत अच्छी लगी, फिर जुलाई के बाद कंपनी डिजास्टर में चली गई, तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में लिख लेते हैं। नो, ओनली वन ओपिनियन, देयर शुड बी नो सेपरेट ओपिनियन ऑन एनी अदर थिंग। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर में मैम हम क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे? कोई भी भयंकर रिस्क की बात, कोई मटीरियल रिस्क की आइटम, कोई मटीरियल रिस्क की ट्रांजैक्शन हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट ऑडिटर का जजमेंट, मैनेजमेंट का जजमेंट। ओके, ऐसे कहता है कहीं कहीं पर आपको ना की ऑडिट मैटर बताने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आपको लगता है कि ये बात अगर कंपनी की बता दी तो जनता के खिलाफ हो जाएगा, पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए इस बात का। तो इफ़ लॉ सेज लाइक शुड नॉट बी पब्लिकली डिस्क्लोज, ना थोड़ी शांति बनी रहे माहौल में, अगर बता दी तो शायद केओस क्रिएट हो सकता है कम्युनिटी में। तो पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगता है कोई बात नहीं बतानी है तो आप फिर नहीं बताओगे। मैम ईओएम ओएम वाली बात की ऑडिट मैटर में बताएंगे क्या? नो, की ऑडिट मैटर सिर्फ वो ही बात बतानी है जिसकी वजह से हमारा ओपिनियन पे इम्पैक्ट आया है। क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर वाली बात पर हमारे ओपिनियन में कोई डिफरेंस आया? नहीं, तो उसका रेफरेंस की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में नहीं आएगा। कहाँ पर आएगा ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ? गोइंग कंसर्न के जस्ट नीचे हमारा ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ, फिर गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर, फिर अदर मैटर पैराग्राफ। इस तरीके से डिस्क्लोज होगा। एंड ऑफ कोर्स की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में अगर आपको कुछ लिखना है, अरे की ऑडिट मैटर ही क्यों, की ऑडिट मैटर में, एम्फेसिस ऑफ मैटर में, अदर मैटर में, बेसिस पैराग्राफ में, आपको कहीं पर भी कुछ भी लिखना है तो एक बार प्लीज TCWG को बता दो कि हम ये बात लिखने वाले हैं। अभी भी चांस से सुधर जाओ, वरना हम अपने ओपिनियन पैराग्राफ में लिख देंगे। सो दिस वॉज ऑल विथ योर essay 701। तो हमने 4 essays बैक टू बैक फास्ट ट्रैक तरीके से रिवाइज कर लिए हैं। एक एक चीज़, एक एक शब्द मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ आपके नोट्स, आपके नोटबुक के साथ, मेरे प्रॉपर लेक्चर्स में। ये तो एक रिवीजन लेक्चर था, एक कोशिश थी कि आपको जितना भी मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको वापस एक बार फास्ट ट्रैक तरीके से डिलीवर कर पाऊँ। इसके बाद टाइप्स ऑफ ओपिनियन वाले पेजेस है, इट्स अ स्पून फीडेड आंसर, जो मैंने आपके साथ अच्छे से एक एक शब्द डिस्कस करा है। ओपिनियन पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन, या राइट अ नोट ऑन एडवर्स ओपिनियन, या राइट अ नोट ऑन क्वालिफाइड ओपिनियन, तो उसके लिए मेरे नोट्स में एक पूरा प्रॉपर एक रेडी टू राइट आंसर है, तो वो आपको प्रॉपरली पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अभी भी हमने इसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। सो दिस वाज ऑल विद रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। मेरे साइड से पूरा कंटेंट मैंने आपको करवा दिया है, नोट से, नोटबुक से, स्टडी मटेरियल से। अब आपकी बारी है गाइज, रिवाइज भी करवा दिया है। अब आप इसको कैसे लर्न करते हैं, किस तरीके से अपने ब्रेन में फिट करते हैं इन चैप्टर्स को, ये आपके ऊपर है। Please study well, keep revising, take care of yourself, stay healthy, and please listen all the words taught in the class very very carefully. जब आप क्लास में बैठे हैं तो पूरी अच्छे तरीके से एक एक शब्द मैम या अपने सर, अपने टीचर्स का सुनिए और क्लासेस को अटेंड करिए। टेक केयर टिल देन, बाय।